हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा आपका प्रेजेंट टेंस पर डिपेंड करता है। यदि आपने प्रेजेंट टेंस नहीं पढ़ा है तो आप पहले उसको कम्प्लीटली पढ़िए, उसके बाद ही आपको एक्सरसाइज समझ में आएगा। इसके पहले की क्लास जो है वो आपके पूरे के पूरे प्रेजेंट टेंस का एक्सप्लेनेशन आपके पास हो गया है। आप उस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पहले ध्यान से पढ़िए, उसके बाद अब यदि एक्सरसाइज करेंगे तो समझ में आएगा। फिलिंग द ब्लैंक को सॉल्व करते समय आपको छोटे छोटे चीज़ों पर भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पर कौन सा टेंस यूज करें और कैसे यूज करें। ओके, तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो ब्लैंक है यहाँ पे लिखा गया ए, मतलब ये जो ए है ये है ए, और यहाँ पर इस ब्लैंक में क्या फिल करना है, 1 2 3 4, इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक सही है और जो सही होगा उसे यहाँ पर आपको फिल करना है। अब ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा सही है, इसके लिए ये लाइन आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़नी पड़ेगी, तब आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि कौन सा सही है। इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन आप पढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर ये जो बी लिखा है मतलब आप इस ऑप्शन की बात होने लगी, और यहाँ पर ये जो ब्लैंक है इसके स्थान पर 1 2 3 4, इन चारों में से आपको कौन सा यहाँ पे ब्लैंक, कौन सा ऑप्शन फिल करना है इस ब्लैंक पे, ये आपको बताना पड़ेगा। इसी तरीके से सभी सी डी ई और एफ सभी आपके पास ऑप्शंस हैं। सभी ब्लैंक को फिल करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे और इन 4 ऑप्शंस को आप में से एक सही होगा और जो सही होगा उसी को आपको ब्लैंक में फिल करना है। पहले लिखा गया है द डोमेस्टिक कैट। डोमेस्टिक कैट का मतलब होता है जो पालतू बिल्लियाँ होती हैं उनके विषय में कहा गया है। द डोमेस्टिक कैट, यहाँ पे कहा गया है द डोमेस्टिक कैट डैश, फिर कहा गया फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखें कि ये जो फाउंड वर्ड है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, तो आप कहेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हमेशा याद रखेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है यदि बी के बाद आता है तो ये पैसिव सेंटेंस में होता है। किस में होता है, पैसिव में। और यदि इसी बी के बाद आईएनजी फॉर्म आ जाए वर्ब का तो ये क्या एक्टिव सेंटेंस में होता है, और एक्टिव सेंटेंस में होने के साथ साथ आप ये कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस टेंस में भी होता है। अब बात ये है कि यदि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो 100% श्योर है कि ये एक्टिव सेंटेंस है कि पैसिव सेंटेंस है, ये कैसे पता करें। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, एक तो बी है, एक इज है, एक एम है, आर है। ये जो बी का फॉर्मेशन होता है इसमें इज, एम, आर, वॉज और वर होता है ना। इसी में बीइंग भी आता है और इसी में बीन भी आता है। तो ये सभी फॉर्मेशन होते हैं। अब सभी ऑप्शन में आपके पास इज, एम, आर, वॉज, वर ही दे रखा है, बी दे रखा है। इसका मतलब इसके बाद हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिल रहा है, मतलब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है। अब यदि ये पैसिव वॉइस है तो आप कैसे, इसमें कौन सा ऑप्शन फिल करें। तो द डोमेस्टिक कैट सिंगुलर है। द डोमेस्टिक कैट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट सिंगुलर है, और यदि ये सिंगुलर है तो इसका मतलब बी तो फिल करेंगे नहीं, तो बी को पहले ही काट देते हैं। इज फिल कर सकते हैं, ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। आगे भी देख लेते हैं, एम होगा नहीं क्योंकि एम जो होता है वो हमेशा आई के साथ आता है। और यहाँ पे देखिए आर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक कैट, यहाँ पर तो सभी बिल्लियों की बात की गई है लेकिन ये एक समूह के लिए बात की गई है। जो आपका कलेक्टिव नाउन होता है उसका जो वर्ब होता है सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे इज सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा कि यहाँ पे इज क्यों सही होगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म है और ये बी के बाद है। अब जैसे ही आप यहाँ पे इज को फिल करेंगे, फाउंड आपका थर्ड फॉर्म है, जैसे ही आप यहाँ पे इज फिल कर दिए, यदि आपने यहाँ पे इज फिल किया तो आपका क्या कहने का मतलब होगा, द डोमेस्टिक कैट इज फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो डोमेस्टिक कैट होते हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी जगह पाए जाते हैं वर्ल्ड में। तो पाए जाते हैं ना, सब्जेक्ट का काम होता है कि कोई वर्क करना। क्या यहाँ पे डोमेस्टिक कैट कोई वर्क कर रही है क्या, नहीं। कोई एक्शन कर रहा है क्या, नहीं। जब तक सब्जेक्ट कोई वर्क नहीं करता है तब तक आप ये कह ही नहीं सकते हैं कि वो एक्टिव में है कि पैसिव में। तो एक्टिव में होने के लिए सब्जेक्ट वर्क करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो कैट है वो कोई वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए सेंटेंस आपका पैसिव में होगा। तो दोनों तरीके से आप सीख सकते हैं। आगे तो पहले लाइन से आपने ये सीखा कि डोमेस्टिक कैट इज फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। डोमेस्टिक कैट पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं। फिर आगे कहा गया इट। ये इट किसके लिए आया है, ये इट का मतलब है द डोमेस्टिक कैट। ये इट किसके लिए है, तो आप कहेंगे द डोमेस्टिक कैट के लिए है। तो इट
अब इसके बाद डोमेस्टिक कैट, फिर आपको जो यहाँ पे वर्ब चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे इट हो गया, मतलब द डोमेस्टिक कैट हो गया। इसके लिए यहाँ पर जो आपको वर्ब चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर बी वाला फिल इन द ब्लैंक देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बी तो आएगा नहीं, इज हो सकता है, हैज हो सकता है क्योंकि ये भी सिंगुलर है, और इज हो सकता है ये भी सिंगुलर है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है। तो इट डैश रिलेटेड टू द लॉयन एंड द टाइगर, यहाँ पर भी इट कोई वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी आपको चाहिए पैसिव। तो पैसिव के लिए आपको पता है बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए। मतलब बी का मतलब क्या, इज के बाद यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, आर के बाद यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, या आपका एम के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो ये सभी किस में होते हैं, पैसिव में होते हैं। तो अब बात ये है कि यदि यहाँ पर हम इज, बी को तो फिल नहीं करेंगे, इज को फिल कर रहे हैं, क्योंकि इट सिंगुलर है तो इट के बाद सिंगुलर आएगा इज। तो यदि आपने इसको फिल कर दिया तो ये सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद देखिए रिलेटेड, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो कहेंगे इट इज रिलेटेड। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि द डोमेस्टिक कैट इज रिलेटेड, डोमेस्टिक कैट को रिलेट किया जाता है द लायन एंड द टाइगर, लायन से और टाइगर से। क्लियर है। यदि आप यहाँ पे हैज बीन कर देंगे तो गलत हो जाएगा, और इज बीइंग तो सरासर गलत हो जाएगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, इज। तो यहाँ पर भी आप क्या फील करेंगे, तो यहाँ पर आप फील करेंगे इज। ठीक है, तो यहाँ पर भी इज हो गया और यहाँ पर भी इज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि इट इज़ रिलेटेड टू द लायन एंड द टाइगर। डोमेस्टिक कैट होती है उसको रिलेटेड किया जाता है लायन से और टाइगर से। नेक्स्ट, इट का मतलब कौन, द डोमेस्टिक कैट। इट डैश वेरी क्विकली एंड इज ऑलवेज इन सर्च ऑफ रैट्स। अब यहाँ पे बात की जा रही है एंड, देखिए यहाँ पे एंड लगा है, एंड के बाद डायरेक्ट इज आ गया है। इसका मतलब यहाँ पर ये इट का ही सब्जेक्ट के लिए है। तो कहा जा रहा है कि इट वेरी क्विकली क्या करते हैं, मूव करते हैं, या मूव्स करते हैं, या इज मूविंग करते हैं, या हैज मूव, क्या फील करें। तो इसके लिए हमको तो प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। तो यहाँ पे ये हम लोग कहेंगे कि इट मतलब द डोमेस्टिक कैट मूव्स वेरी क्विकली, है ना, मूव्स। क्यों यहाँ पे हम लोग मूव्स करेंगे, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमारा जो वर्ब होता है वो भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो इट तो सिंगुलर है, तो इट के लिए हम लोग यहाँ पे क्या फील करेंगे, मूव्स फील करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूव्स। अब देखिए ये सही भी हो गया कि इट मूव्स वेरी क्विकली, है ना, एंड इज ऑलवेज इन सर्च ऑफ रैट, और हमेशा रैट की सर्च में रहते हैं, चूहे की खोज में रहते हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है इट द डोमेस्टिक कैट को ही कहा जा रहा है। इट डैश गुड नाइट विजन, द डोमेस्टिक कैट के गुड नाइट विजन होते हैं। इसका मतलब क्या, देखिए जब किसी के पास कोई चीज़ रहता है ना, तो पास के अर्थ में या रखने के अर्थ में आपको हैज या हैव का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इट, अब यहाँ पे इट सिंगुलर है, डी में देखिए इट सिंगुलर है तो हैव तो होगा नहीं, हैज ही सही हो जाएगा। इज हैविंग नहीं होगा और हैज हैड नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन नंबर 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। इट हैज गुड नाइट विजन, मतलब यहाँ पे पास, इसके पास, किसके पास, डोमेस्टिक कैट के पास गुड नाइट विजन होता है, मतलब ये रात को भी अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि इट मतलब द डोमेस्टिक कैट डैश दैट अ कैट कैन सी इन द डार्क। ये डोमेस्टिक कैट, उसके बाद क्या कह रहा है, मीन्स, है ना, इट मीन्स किसका मतलब, यहाँ पे ये जो नाइट विजन होता है इसके विषय में, यहाँ पे ये जो इट आया है ये गुड नाइट विजन के लिए आया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो गुड नाइट विजन है ना, जो गुड नाइट विजन है, इट मीन्स मतलब इसका मतलब ये है, तो इट के साथ क्या हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा। इट के साथ क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे मीन्स हो जाएगा। तो यहाँ पे फिल कर देंगे मीन्स, क्या हो जाएगा, मीन्स हो गया। ठीक है, तो मीन्स हो गया। अब यहाँ पे मीन क्यों नहीं किए, क्योंकि ये प्लूरल के साथ आता है, प्लूरल के साथ आता है, तो मीन प्लूरल होता तो मीन हो जाता। इज मीनिंग नहीं होगा, हैज मीन्ट भी
नहीं होगा, तो ये दोनों गलत हो गए। मीन भी नहीं होगा, तो यहाँ पे बचा क्या, मीन्स। तो इट मीन्स दैट, मतलब इसका मतलब ये है कि दैट का मतलब यहाँ पे है कि अ कैट कैन सी इन द डार्क, एक बिल्ली जो होती है या बिल्ली जो होती है वो डार्क में भी देख सकती है। आगे कहा जा रहा है कि डियर, डियर के संबंध में एक बात हम लोग जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए डियर, जब भी आपको सेंटेंस में कभी भी डियर दिखाई दे तो एक बात हमेशा याद रखेंगे कि डियर के बाद देखेंगे ना, नॉर्मली आपको वर्ब दिखाई देता है, और ये जो वर्ब होता है ना, कभी भी डियर के अकॉर्डिंग नहीं आता है। इसके बाद आप देखेंगे एक नाउन दिखाई देगा जो सब्जेक्ट का काम करता है, और ये जो वर्ब है इसी के अकॉर्डिंग आता है। कभी भी डियर के अकॉर्डिंग ये वर्ब नहीं आता है, हमेशा इस नाउन के अकॉर्डिंग ही ये वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब बात यह है, तो डियर किस लिए आता है? डियर जैसे ईट आता है ना आइडेंटिफिकेशन के लिए, वैसे ही डियर भी आता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, कहीं पर संकेत करने के लिए, इशारा करने के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि देयर डैश डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ कैट्स, कैट्स है ना। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वास्तव में देखा जाए तो ये कैट्स की बात हो रही है, और इसकी ओर इशारा करके क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे अब इज फील करें कि आर बीइंग की हैव बीन। अब देखिए यहाँ पे यदि आप बीइंग फील करेंगे तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, जो कि यहाँ पे डिफरेंट है, तो थर्ड फॉर्म नहीं है। हैव बीन, यहाँ पर भी आपको या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए, क्योंकि बीन के बाद या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब बात करते हैं कैट्स, है ना, यहाँ पे बहुत सारे कैट्स की बात हो रही है, इसलिए इज भी गलत हो गया, बचा क्या, आर, तो यहाँ पर आर सही हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, आर सही हो जाएगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर है? तो सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया, सभी ऑप्शंस भी आपको समझ में आ गए होंगे किस तरीके से सही है। ठीक है, उम्मीद है कि ये पहला एक्सरसाइज आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। दूसरा एक्सरसाइज कह रहा है कि मदर। देखिए जब भी पहला सेंटेंस मिले तो आपको उसको पहले अच्छे से पढ़ना है, जो दिया गया है उसको पढ़ना कि क्या कहा जा रहा है। आपको दो चीज़ें पहचाननी पड़ती है, एक तो पहला देखिए किस समय की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है कि पास्ट टाइम की बात हो रही है, और उसके बाद किस टेंस में, यदि मान लीजिए प्रेजेंट की बात हो रही है तो यदि प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट टेंस में ही रहिए, और देखते जाइए कि प्रेजेंट टेंस में आपको कौन कौन से रूल्स पढ़ाए गए हैं जो आपके काम आ रहे हैं। क्लियर है? कह रहा है मदर, उसके बाद डैश दे दिया, कह रहा है कि सम डिशेज फॉर अस नाउ। अच्छा आपने पढ़ा होगा नाउ, यदि आपने इसके पहले का क्लास पढ़ रखा है तो आपने पढ़ा होगा कि नाउ जब भी आता है तो वो सेंटेंस जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है ना। आपने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े होंगे जैसे स्टिल, नाउ, नाउ डेज, दिस डेज, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट। ये सभी क्या होते हैं, ये वर्ड्स हमेशा कब यूज किए जाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी आप फील करेंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फील होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा तो सब्जेक्ट मदर है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, मतलब आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको याद है कि बी मतलब इज, एम और आर, इसके बाद क्या आता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यदि आपको स्ट्रक्चर याद हो तो इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म देखिए कहाँ पर है, प्रिपेयर्स नहीं होगा, प्रिपेयर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए हैज आया है, ये भी नहीं होगा, बचा क्या, इज प्रिपेयरिंग। क्या बचा है, इज प्रिपेयरिंग, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कहेंगे कि इज प्रिपेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कहा कि इज प्रिपेयरिंग यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आपको यहाँ से एक आइडिया नहीं मिल गया कि हाँ यहाँ पर एक काम हो रहा है, क्या हो रहा है कि मेरी माताजी जो हैं वो क्या कर रही हैं इस समय, नाउ, है ना, हमारे लिए डिशेस तैयार कर रही हैं। तो आपको एक लोकेशन मिल गया कि एक किचन होगा या चाहे कहीं भी हमारी माताजी क्या कर रही हैं, डिशेस तैयार कर रही हैं हमारे लिए, है ना, फॉर अस लिखा है ना, मतलब हमारे लिए। चलिए लोकेशन मिल गया, समय भी मिल गया, टेंस भी मिल गया कि आपको कंटिन्यूअस टेंस में यूज करना है, तो प्रेजेंट का चल रहा है। आगे पढ़िए, सी यूजुअली, आपने इस वर्ड को भी पढ़ा था, आपको याद हो या ना हो, यदि आपने पिछला
क्लास नहीं देखा है तो पहले आप इसको एक बार देख लीजिए। यूजुअली वर्ड्स जब भी आता है किसी सेंटेंस में तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे यूजुअली हो गया, ऑलवेज हो गया, ऑफन, फ्रिक्वेंटली, जनरली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, है ना, वंस वीक। ये सभी जो वर्ड्स हैं, ये सभी जब भी किसी सेंटेंस में आ जाए तो वो सेंटेंस ही फिक्स हो जाता है कि इंडिफिनिट में होगा। तो ये सी यूजुअली इंडिफिनिट टेंस है। तो सी मतलब क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसका मतलब वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है? ऑलवेज प्लूरल होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए कुक दिया रखा है, तो ये तो प्लूरल हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे कुक्स सही हो जाएगा। और वर्ब की एस या ई एस फॉर्म किस टेंस में यूज होता है? तो आप कहेंगे कि सिंपल प्रेजेंट में ही तो यूज होता है। तो यहाँ पर ये सही हो गया। इज कुकिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस में है। हैज कुक्ड नहीं होगा क्योंकि ये परफेक्ट टेंस में है। तो यहाँ पे दूसरे में क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि कुक्स जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कुक्स को फिल करने के बाद क्या कहा जाए, क्या सेंस बना? पहला लाइन ये बना कि मदर इज प्रिपेयरिंग सम डिशेज फॉर अस नाउ। माता जी हमारे लिए अभी कुछ नाश्ता तैयार कर रही हैं, डिशेज तैयार कर रही हैं। आगे कह रहा है सी यूजुअली, है ना, नॉर्मली वो क्या करती हैं? सी कुक्स इन द आफ्टरनून, है ना। यूजुअली तो प्रायः तो वो क्या करती हैं? पकाती हैं खाना या बनाती हैं खाना आफ्टरनून में। लेकिन लेकिन टुडे, आज, सी डैश सम स्पेशल डिशेज फॉर राजू। की सी यहाँ पर मेक्स तो नहीं होगा क्योंकि प्लूरल है, तो मेक्स नहीं होगा। अब आपके पास तीन ऑप्शन बच गए, एक तो मेक बच गया, एक इज मेकिंग बच गया और एक मेड बन गया। तो इज मेकिंग भी गलत हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस ये कह रहा है कि सी यूजुअली कुक्स इन द आफ्टरनून। वो यूजुअली प्रायः आफ्टरनून में ही डिशेस तैयार करती हैं। बट टुडे सी, लेकिन आज वो उन्होंने क्या बनाया है? सम स्पेशल डिशेस फॉर राजू। आज राजू के लिए कुछ स्पेशल डिश बनाया है उन्होंने, है ना। आपको ये पता है कि यहाँ पर ये लिखा गया था प्रिपेयरिंग, तैयार कर रही हैं। फिर आगे ये कहा गया कि उन्होंने कुछ स्पेशल बनाया है राजू के लिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि हैज मेड हो जाएगा। इज मेकिंग नहीं हो जाएगा, इज मेकिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैज मेड, हैज हो जाएगा क्योंकि वो सी के लिए है तो हैज, और मेड थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्योंकि ये परफेक्ट टेंस में होगा। अब किस में होगा? परफेक्ट टेंस में। तो आज उन्होंने राजू के लिए कुछ स्पेशल डिश बनाया है। फिर आगे कह रहे हैं बोथ राजू एंड रीता। राजू एंड रीता दोनों स्टिल, स्टिल किस टेंस में आता है? तो आप कहेंगे स्टिल जो होता है वो कंटिन्यूअस टेंस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो 100% श्योर होगा कि ये जो सेंस है ये किसके लिए यूज होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो डी वाला देखिए, डी में स्लीप नहीं होगा, स्लिप्स नहीं होगा, इज स्लीपिंग यही सही हो जाएगा। अच्छा, आर स्लीपिंग होगा क्या? ये आर स्लीपिंग सही होगा, ये नहीं सही होगा। क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि आर आया है, क्योंकि यहाँ पे बोथ राजू एंड रीता, जो सब्जेक्ट है ना, राजू और रीता दो लोग हैं, मतलब सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्लीपिंग। क्या हो जाएगा? आर स्लीपिंग। ठीक, तो राजू एंड रीता स्टिल आर स्लीपिंग, अभी तक क्या कर रहे हैं? अभी तक सो रहे हैं। फिर आगे कह रहा है कि फादर डैश द मॉर्निंग न्यूज़पेपर, और पिताजी, अच्छा एक वो लोग सो रहे हैं तो पिताजी पढ़ रहे हैं। रहा है, रही है, कंटिन्यूस को दिखाता है, इसलिए यहाँ पर इज रीडिंग सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज रीडिंग। ग्रैंड मदर डिवोशनल सॉन्ग्स, और ग्रैंड मदर क्या कर रही हैं? गाना सुन रही हैं। ग्रैंड मदर सिंगुलर हैं तो इसलिए इज सिंगिंग हो जाएगा। हैज संग नहीं है, हैज संग का मतलब होता है गाना सुन चुकी है, तो गलत हो जाएगा। सिंग्स गाना सुनती हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। गाना हैज, यहाँ पर ये तो गलत है ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज सिंगिंग। अच्छा, सुनने के लिए नहीं, यहाँ पर गाना गाने के लिए हो रही, इज सिंगिंग। उनकी जो ग्रैंड मदर हैं वो डिवोशनल सॉन्ग्स गा रही हैं। ठीक है, वो डिवोशनल सॉन्ग क्या कर रही हैं? गा रही हैं, सुनने के लिए नहीं है। डिवोशनल सॉन्ग सिंगिंग मतलब वो गा रही हैं। तो देखिए यहाँ पे पैराग्राफ क्या बना? मदर इज प्रिपेयरिंग सम डिशेज फॉर अस नाउ। तो जो माता जी है वो हमारे लिए, हम लोगों के लिए क्या कर रही हैं? डिशेज तैयार कर रही हैं सम। सी यूजुअली कुक्स इन द आफ्टरनून, वो यूजुअली तो
आफ्टरनून में ही कुक्स करती हैं, बट टुडे सी हैज़ मेड सम स्पेशल डिशेस फॉर राजू। लेकिन आज उन्होंने राजू के लिए कुछ स्पेशल डिशेस बनाया है। बोथ राजू एंड रीता स्टिल आर स्लीपिंग। बोथ राजू एंड रीता, रीता और राजू दोनों अभी तक सो रहे हैं। फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर मॉर्निंग इन द मॉर्निंग। तो फादर जो है वो सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ग्रैंड मदर इज सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग, तो मतलब जो भक्ति गीत है वो ग्रैंड मदर वो गा रही हैं। ओके, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज नंबर 2 का दूसरा वाला। चलिए एक्सरसाइज नंबर 2 के तीसरे वाले पैराग्राफ पे चलते हैं और इसको फिल करने की कोशिश करते हैं। यदि आपको एक पैराग्राफ ना समझ में आए तो उसको थोड़ा सा दोबारा से देखिए, 1-2 बार देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ओके, चलिए पैराग्राफ नंबर 3 देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 का। देखिए कहा जा रहा है कि इट इज़ 10 o'clock। जब आपसे कोई समय पूछता है कि बताइए घड़ी में कितना समय बचा है, तो आप ऐसे ही बताते हैं ना, इट इज़ 10 o'clock, 10 बजे हैं। तो एक तो आपको आइडिया लग गया कि समय की थोड़ी सी बात हुई कि 10 बजे की बात हो रही है, ठीक है। और ये भी बताया जा रहा है क्या कि द सन, सूरज जो है, डैश ब्राइटली। अब यहाँ पर आपको क्या फील करना है, आपको साइंस फील करना है या इज साइनिंग फील करना है, क्योंकि सोन वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगा नहीं और यहाँ पे हैज सोन ये भी नहीं होगा। क्योंकि अब बात यह है कि इसके आगे पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि यहाँ पर हम लोगों को इज साइनिंग करना पड़ेगा कि साइंस करना पड़ेगा। तो आगे कह रहा है द फार्मर्स, जो किसान हैं, डैश इन दियर फील्ड्स फॉर 4 hours। आपको यहाँ पर पता है फॉर 4 hours, जब भी हम लोग सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं तो हमारा टेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज या हैव, उसके साथ बिन और उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। तो अब देखिए यहाँ पर आर वर्किंग नहीं होगा, वर्क नहीं होगा, हैव बिन होगा कि हैज बिन, तो यहाँ पर वर्क्स भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है तीसरा, हैव बिन, क्योंकि यहाँ पे फार्मर्स हैं, प्लूरल में है, इसलिए क्या हो जाएगा, हैव बिन वर्किंग। ठीक है, हैव बीन वर्किंग। अब यहाँ पर इस सेंटेंस से ये पता चला कि फार्मर्स 4 घंटे से खेत में काम कर रहे हैं अपने। तो किसान जो हैं, बहुत सारे हैं किसान, अपने अपने खेत में फील्ड में काम कर रहे हैं, 4 घंटे से काम कर रहे हैं। इसका मतलब हमको पहले वाले सेंटेंस में फिल करना पड़ेगा कि 10 बजे हैं और सूरज चमक रहा है, बहुत तेज चमक रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या फिल करना पड़ेगा, साइनिंग फिल करना पड़ेगा। साइंस हम लोग तब फिल करते हैं जब हम लोगों को ये बताना होता है कि सूरज जो है वो चमकता है। लेकिन ये सिर्फ उस दिन की बात हो रही है ना, वो उस दिन की बात हो रही है जब किसान अपने खेत में काम कर रहे होते हैं, 4 घंटा से काम कर रहे हैं और सूरज बहुत तेज चमक रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पे आईएनजी का फॉर्म का प्रयोग करेंगे। नॉर्मली आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोई यदि रूटीन होता है, कोई आपका कस्टम होता है या कोई आपका कोई काम लगातार हो रहा है, तो फ्रिक्वेंटली हो रहा है, तो वहाँ पर आपको क्या फील करना पड़ता है, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस होगा, तो साइंस क्या हो जाएगा, गलत। तो आपको पता चल गया यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज साइनिंग। तो दोनों ए में भी फील हो गया, बी में भी। आगे बढ़ते हैं पहले। अच्छा, दोनों लाइन में क्या कहा गया, इट इज़ 10 o'clock, 10 बजे हैं। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, सूरज बहुत तेज चमक रहा है। द फार्मर्स हैव बीन वर्किंग इन दियर फील्ड्स फॉर 4 hours। द फार्मर्स मतलब जो किसान हैं वो अपने अपने खेतों में 4 घंटे से काम कर रहे हैं। दे यूजुअली, दे मतलब कौन, फार्मर्स। यूजुअली आया है तो आपको कौन सा टेंस यूज करना पड़ेगा, इंडेफिनिट। तो दे प्लूरल है तो इसलिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल। स्टार्ट्स हो जाएगा, स्टार्ट्स गलत हो जाएगा, इज स्टार्टिंग और आज स्टार्टिंग भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, दे यूजुअली स्टार्ट, दे यूजुअली स्टार्ट वर्क एट सनराइज। जब सनराइज होता है तो वो अपना काम प्रायः स्टार्ट कर देते हैं। सम ऑफ देम मतलब उनमें से कुछ किसान क्या करते हैं, दियर ब्रेकफास्ट ऑलरेडी। ऑलरेडी वर्ड याद रहना चाहिए, जब भी आपके सामने ऑलरेडी वर्ड आता है तो आपको याद आ जाना चाहिए कि ऑलरेडी आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ना। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, येट, सो फार, एज येट, एवर सिंस, ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, प्रेजेंटली, ये सभी वर्ड किस में यूज होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे ऑलरेडी आया है, इसका मतलब यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो आर टेकिंग और टेक
और यहाँ पर ये तीनों गलत हो गए, बचा कौन, हैव टेकन। तो यहाँ पे हैव टेकन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैव टेकन। तो यहाँ पे ये कहा सम ऑफ देम, उनमें से कुछ जो किसान हैं वो अपना ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, ठीक है। अदर्स, और जो बच गए दूसरे, अदर्स सो नाउ, सो नाउ, नाउ आता है, देखिए नाउ और जस्ट नाउ में अंतर है। जस्ट नाउ आएगा तो आपको परफेक्ट यूज करना है, और नाउ आएगा तो कंटिन्यूस। तो पहले में तो आपको कहा गया ना कि कुछ किसान हैं, उनमें से कुछ किसान हैं जो पहले ही ब्रेकफास्ट अपना कर चुके हैं, और जो अदर्स हैं वो अपना कर रहे हैं। तो अदर्स मतलब जो बच गए, आर यूज होगा, डज नहीं होगा, डू नहीं होगा, और हैव डन भी नहीं होगा, बचा क्या, आर डूइंग। तो यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, आर डूइंग कर देंगे। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ अदर्स जो है वो अपना अभी कर रहे हैं। अभी दे डैश दियर ऑक्सेन, है ना। अब दे मतलब कौन, जो वो किसान है। दियर ऑक्सन मतलब अपने अपने बैलों को क्या करते हैं, बिफोर दे सिट डाउन, उनके बैठने से पहले, फॉर दियर आउन मील्स, और उनके भोजन करने से पहले, उनके बैठने से पहले अपने बैलों को खाना दे देते हैं। दे रहे हैं नहीं होगा, भोजन कराते हैं नहीं, हैव फेड नहीं होगा, हैव भी नहीं होगा, बचा एक ही ऑप्शन फीड। तो दे फीड हो जाएगा, दे क्या हो जाएगा, फीड। तो दे फीड वो अपने बैलों को भी खाना देते हैं, बिफोर दे सिट डाउन, जब वो बैठते नहीं हैं उससे पहले ही वो खाना दे देते हैं। तो यहाँ तक हो गया एक्सरसाइज नंबर 2 का तीसरा। चलिए एक्सरसाइज नंबर 2 का लास्ट पैराग्राफ देखते हैं और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये इसका आंसर देखते हैं। यदि आपको क्लास अच्छा लगे तो आप इसको सभी क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट को शेयर कर सकते हैं, जितने भी 10th और 9th में स्टूडेंट हैं, क्योंकि उनके लिए ही ये बेनिफिट है। और इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा बुक मैं आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन टाइम से पहले ही मैं आप लोगों को ये जल्दी से सॉल्व करा के दे दूंगा। तो इसका जो प्लेलिस्ट है, आप लोग प्लेलिस्ट शेयर किया करिए, जिससे सभी लोगों के पास ये क्लास पहुंच सके। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2 के 4th पैराग्राफ पे चलते हैं। तो चलिए देखिए पहला लाइन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द सीन एट द लेक, क्या कह रहा है, द सीन एट द लेक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर कहा क्या गया है कि जो लेक का सीन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, कब, मॉर्निंग में। तो लेक का जो सीन है, एक यहाँ पर आपको आइडिया लगा क्या कि एक लेक है, उसका जो मॉर्निंग में सीन है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक। तो आप अपने मन में इतना रखिए कि मॉर्निंग का सीन है जहाँ पर एक लेक है, झील है, लेक का मतलब झील होता है, झील है, और वहाँ पे मॉर्निंग में बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि सम यंग मैन, देखिए यहाँ पे मैन है मतलब ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल में है, सब्जेक्ट प्लूरल में है तो यहाँ पर जो भी वर्ब आएगा सिंगुलर में आएगा। तो ए में देखिए कोई प्लूरल वाला हो, सॉरी यहाँ पे जो भी वर्ब आएगा वो प्लूरल में आएगा, तो यहाँ पर जो भी सिंगुलर वर्ब वाला है कोई नहीं, सभी के सभी आपके वर्ब प्लूरल में दिए रखे हैं। तो सम यंग मैन, तो देखिए किसकी बात हो रही है, स्विम मतलब तैरने की बात हो रही है। कुछ यंग मैन हैं जो तैर रहे हैं इन द कूल फ्रेश वाटर, है ना। तो यहाँ पर तैर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आर स्विमिंग, क्या हो जाएगा, आर स्विमिंग। तो सम यंग मैन आर स्विमिंग इन द कूल फ्रेश वाटर, तो कुछ यंग मैन हैं जो वहाँ पे फ्रेश वाटर, जो कूल वाटर है वहाँ पे वो तैर रहे हैं। वाइल, जबकि अदर्स जो यंग मैन है वो डाइविंग नाउ, क्या है, वो क्या कर रहे हैं, नाउ आया है ना, तो कंटिन्यूअस टेंस आर प्रैक्टिसिंग हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस ही यूज करना है जब हम लोगों को नाउ दिखाई दे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, आर प्रैक्टिसिंग। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा कि लाइन ये कह रहा है यहाँ तक कि द सीन एट द लेक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन द मॉर्निंग, सम यंग मैन आर स्विमिंग इन द कूल फ्रेश वाटर वाइल अदर्स आर प्रैक्टिसिंग डाइविंग नाउ। मतलब कुछ जो यंग मैन है वो स्विमिंग कर रहे हैं फ्रेश वाटर, कूल वाटर में, और जबकि दूसरे जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं किसकी, डाइविंग करने की। अभी फिर आगे क्या कहा जा रहा है कि लिटिल चिल्ड्रेन मतलब छोटे बच्चों की भी बात हो रही है, विथ दियर पेरेंट्स, मतलब जो लिटिल चिल्ड्रेन हैं वो भी आते हैं नहीं, वो भी आए हुए हैं।
तो यहाँ पर एक लेक की बात हो रही है, तो लिटिल चिल्ड्रन आए हुए हैं विथ दियर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ। आए हुए हैं मतलब कम नहीं होगा, कम्स भी नहीं होगा, बचे आया क्या, चिल्ड्रेन है तो प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हमारा हैव सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव कम हो जाएगा। लिटिल चिल्ड्रेन हैव कम, क्या हो जाएगा, हैव कम, हैव कम। आए हुए हैं विद दियर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ। दे डैश है, डी में क्या फील किया जाएगा देखते हैं। दे ऑन द ग्रास, ऑन द ग्रीन ग्रास एट द मोमेंट, क्या आया है यहाँ पे देखिए, एट द मोमेंट, और एट द मोमेंट बताता है कि जो सेंटेंस होगा वो कंटिन्यूअस में टेंस में होगा। तो प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखिए क्या है, दे मतलब चिल्ड्रेन, तो ये देखिए हैव प्लेड खत्म हो गया, प्ले नहीं होगा, हैव बीन प्लेइंग नहीं होगा, बचा के आर प्लेइंग। देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है। एक बार आप पढ़ लेंगे तो सेंटेंस आप करने लगेंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो भी। तो दे आर प्लेइंग ऑन द ग्रीन ग्रास एट द मोमेंट। फिर आगे क्या कर रहा है, दोज हु, दोज हु वो लोग जो दियर मॉर्निंग एक्सरसाइजेस। अब ई में क्या, हैव बीन कंप्लीटिंग, मतलब यहाँ कंप्लीट की बात हो रही है, मतलब वो लोग जो अपना मॉर्निंग एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। तो चुका है, चुकी है कब आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो दोज प्लूरल है तो हैव कंप्लीटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैव कंप्लीटेड, है ना। समझ में आ रहा है ना क्यों हो जाएगा, क्योंकि आर कंप्लीटेड होगा नहीं, आर कंप्लीटिंग कर देंगे तो आप ये कहेंगे कि दोज हु आर कंप्लीटिंग, जो लोग अपना कंप्लीट कर रहे हैं मॉर्निंग एक्सरसाइज, तो यहाँ पे सेंटेंस नहीं बैठेगा, बल्कि ये कहेंगे कि जो लोग अपना मॉर्निंग एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, एक्सरसाइज डैश ऑन द बेंचेस, तो वो बैठे हुए हैं, है ना। जो लोग अपना कंप्लीट कर चुके हैं वो लोग क्या किए हैं, बैठे हुए हैं, तो हैव सिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैव सिट। तो यहाँ पे हो जाएगा हैव सिट, और बेंचेस ऑन द बेंचेस एंड रिलैक्सिंग बिफोर गोइंग होम, और रिलैक्स कर रहे हैं घर जाने से पहले। क्लियर है, तो बैठ के क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। ओके ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका चौथा एक्सरसाइज, और सॉरी एक्सरसाइज नंबर 2 का चौथा पैराग्राफ। तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे यूज ऑफ द पास्ट टेंस, जिसमें हम लोग सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में पढ़ेंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।